हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की एक नई सीरीज। और इस सीरीज की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले चैप्टर से, जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या फिर अदर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए एक फाउंडेशन की तरह है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किस एक्ट ने क्या रोल प्ले किया, तब तक आप पॉलिटी के आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट या फिर जुडिशियरी, इनको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप कंपनी के जमाने से लेकर 1947 तक का पूरा सफर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई एक दिन में नहीं बना, उसके पीछे 200 सालों से ज्यादा का एक लंबा इतिहास रहा है। ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज जब इंडिया आए थे तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। धीरे धीरे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टाइम टाइम पर अलग अलग एक्ट्स को पास किया, जिनसे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे भारत का प्रशासन था, वो कंट्रोल होता था। ये जितने भी एक्ट्स हैं, इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, कंपनी के शासन के एक्ट्स यानी कि 1773 से लेकर 1858 तक, और दूसरा है क्राउन के शासन के एक्ट यानी कि 1858 से लेकर 1947 तक, जब इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। और इन्हीं एक्ट्स ने धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर बनाया जिस पर आगे चलकर हमारा संविधान बना। तो चलिए अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दोस्तों, ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में डायरेक्ट इंटरफेरेंस किया था। इससे पहले कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग के लिए काम करती थी, लेकिन अब उसके पास बंगाल में बहुत ज्यादा टेरिटरी आ चुकी थी और उसका मिसयूज भी होने लगा था। इस एक्ट के थ्रू हुआ क्या कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स इसके पहले गवर्नर जनरल बने थे। उनके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया जिसमें कि 4 मेंबर्स थे। इसके अलावा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को अब बंगाल के अंडर कर दिया गया और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी बंगाल के अधीन हो गए थे। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर थी कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया 1774 में। याद रखने वाली बात यह है कि ये एक्ट कंपनी के करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, क्योंकि उस वक्त कंपनी के ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे थे। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। पॉलिटिकल अफेयर्स देखने के लिए एक नया बॉडी बनाया गया जिसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया। इससे पहली बार कंपनी के टेरिटरीज को ब्रिटिश पसेशंस इन इंडिया कहा गया। मतलब अब धीरे धीरे ये क्लियर हो रहा था कि इंडिया पर कंट्रोल असल में ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, ना कि सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी का। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ये एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंटेंट के हिसाब से, बस इसने कंपनी को ट्रेड करने का जो एक्सक्लूसिव राइट था उसे आने वाले 20 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया था। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है, जो कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसमें कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था इंडिया के साथ, वो खत्म कर दिया गया। सिर्फ टी ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड कंपनी के पास यहाँ पर रखा गया था। मतलब अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये भी था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आकर एजुकेशन और रिलीजियस एक्टिविटीज करने की परमिशन भी यहाँ पर दे दी गई थी। अब आता है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट, जो कि है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये इस सीरीज का लैंडमार्क एक्ट है, क्योंकि इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक बने थे। इस एक्ट ने कंपनी के ट्रेडिंग बिजनेस पूरी तरीके से खत्म कर दिए। अब कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस एक्ट ने इंडिया में लेजिस्लेटिव पावर को सेंट्रलाइज कर दिया था। मतलब अब सिर्फ गवर्नर जनरल के पास ही पूरे इंडिया के लिए कानून बनाने का पावर था। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को गवर्नर जनरल काउंसिल में सेपरेट कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि इस एक्ट के थ्रू पहली बार ओपन कंपटीशन के जरिए सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट का सिस्टम लाया गया। मतलब यहीं से हमारा मॉडर्न सिविल सर्विस का जो एग्जाम है, इसका कंसेप्ट शुरू होता है। अब दोस्तों 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब भारत का कंट्रोल सीधा क्राउन के हाथ में होना चाहिए, ना कि कंपनी के जरिए।
इसलिए 1858 में एक नया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरीके से खत्म कर दिया और इंडिया का कंट्रोल अब ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। गवर्नर जनरल को अब नया टाइटल मिला, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, और लॉर्ड कैनिंग जो थे ये इंडिया के पहले वॉइसरॉय बनाए गए थे। इसके साथ ही एक नया पोस्ट बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसके बाद 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। इसमें पहली बार इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में शामिल किया गया था। वॉइसरॉय की काउंसिल में इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट किए जाने लगे, जैसे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इसके अलावा ये एक्ट पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को वापस से उनके लेजिस्लेटिव पावर्स यहाँ पर दे दिए जाते हैं। इसके बाद 1892 के एक्ट से कहानी थोड़ा और आगे बढ़ी। अब काउंसिल्स में मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई और उन्हें बजट पर डिस्कस करने और गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने का लिमिटेड राइट दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात क्लियर समझ लीजिए कि उस टाइम इलेक्शंस का डायरेक्ट सिस्टम नहीं था, यहाँ पर इनडायरेक्ट नॉमिनेशन होता था। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इस एक्ट की सबसे कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसने पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन का कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम्स के लिए। यानी मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही वोट कर सकते थे अपने लिए रिजर्व्ड सीट पर। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ा। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि यहीं से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का बीज यहाँ पर बोया गया, जो आगे चलकर हमारे देश को पार्टीशन यानी कि विभाजन तक ले गया। इसके अलावा लॉर्ड मिंटो ने पहली बार एक इंडियन को वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यहाँ पर शामिल किया था, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद आता है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यहाँ पर कहते हैं। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, यानी कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत की। मतलब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व सब्जेक्ट्स गवर्नर अपनी काउंसिल के साथ हैंडल करता था और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे इन्हें इंडियन मिनिस्टर्स हैंडल करते थे, जो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे। सेंट्रल लेवल पर भी पहली बार बाईकैमरल लेजिस्लेचर बनाई गई, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से। इसके साथ ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स का दायरा सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस तक भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह था कि इस एक्ट में यह भी लिखा गया कि हर 10 साल में एक कमीशन बनेगा जो रिव्यू करेगा कि सिस्टम कैसा चल रहा है, और यही कमिटमेंट आगे चलकर साइमन कमीशन के रूप में भारत आता है। इसके बाद आता है सबसे डिटेल्ड और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इसी से लिया गया है। इस एक्ट के मेन फीचर्स को देख लेते हैं। इसके जरिए पहली बार ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल आया, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों शामिल होते। हालांकि ये फेडरेशन कभी एक्चुअली में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। प्रोविंसेस में डायरकी खत्म कर दी गई और उसकी जगह पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पर लाई गई, यानी कि अब प्रोविंसेस अपने सब्जेक्ट्स पर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते थे। सेंट्रल लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। एक फेडरल कोर्ट भी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था 1937 में, जो आगे चलकर हमारे सुप्रीम कोर्ट का आधार बनता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी एक्ट के पीरियड में 1935 में ही एस्टेब्लिश होता है। हालांकि ये डायरेक्टली एक्ट का पार्ट नहीं था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के दायरे को यहाँ पर और बढ़ाकर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और लेबर के लिए भी कर दिया गया था। दोस्तों इस एक्ट को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारे संविधान की बहुत सारी चीजें, जैसे कि फेडरल स्कीम, जुडिशरी का स्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, इनका ओरिजिन यहाँ पर इसी एक्ट से आता है। अब आते हैं इस सीरीज के आखिरी और सबसे इमोशनल एक्ट पर, जो कि है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये वो एक्ट था जिसने इंडिया को फॉर्मली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया 15 अगस्त 1947 से। इस एक्ट ने ब्रिटिश इंडिया को दो अलग अलग डोमिनियंस में बांटा, इंडिया और पाकिस्तान। ब्रिटिश क्राउन की सुजरैनिटी यानी कि उनकी संप्रभुता जो कि प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर थी, वो भी यहाँ पर खत्म कर दी गई और स्टेट्स को आजादी दी गई कि वो इंडिया या फिर पाकिस्तान जिसमें चाहें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही हर डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल बनाया गया और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों डोमिनियंस की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को पूरा पावर दिया गया
कि वो अपने अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, और जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक 1935 का एक्ट ही मॉडिफाइड फॉर्म में चलेगा, प्रोविजनल संविधान की तरह, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। इसके साथ ही गवर्नर जनरल का टाइटल भी ऑफिस ऑफ द क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव से हटाकर उसे सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यहाँ पर बना दिया गया। यही वो मूवमेंट है दोस्तों जहां से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू किया और आगे चलकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 को वो पूरी तरीके से लागू हुआ। तो चलिए अब जल्दी से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट्स और सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कंपनी पीरियड में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793, 1813 और 1833 के साथ साथ 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद क्राउन पीरियड में 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1861, 1892 और 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर आता है 1919 और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और लास्ट में 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसने हमें आजादी दी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रास्ता खोला। दोस्तों एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रोविजन किस एक्ट से आया, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 से, डायरकी 1919 से, फेडरल स्कीम 1935 से। इसलिए इस सीक्वेंस को बार बार रिवाइज करिए और अगर हो सके तो एक टाइमलाइन बना के अपने नोट्स में भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल्ड ओवरव्यू इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो संविधान है उसका फाउंडेशन कैसे, कब और किस एक्ट के थ्रू बना था। अगला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो कि है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन और उसके वर्किंग से, जहां हम देखेंगे कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया था। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।